नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो जीव विज्ञान के 30 प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों साथियों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट मिल सके। चलिए देखते हैं प्रश्नों को, कौन से प्रश्न है इसमें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पहला प्रश्न है, जीव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। क्या पूछा गया है? जीव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है या जीव कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, इस टाइप से भी प्रश्न हो सकता है। तो कौन कहलाता है पावर हाउस? इसका राइट आंसर होगा साथियों माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? जीव कोशिका का पावर हाउस। चलिए दूसरे प्रश्न पर साथियों। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई कहा जाता है। क्या पूछा गया है? आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई कहा जाता है या आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, इस टाइप से भी प्रश्न हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जीन। जीन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई। अगला प्रश्न है आपके साथ स्क्रीन पर साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पूछा गया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेपीज या स्टेपिस, जो भी आप कहें। और ये कहाँ पाई जाती है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा कि स्टेपीज कहाँ पाई जाती है मानव शरीर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उरोस्थी संबंधित है। उरोस्थी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये स्टर्नम से संबंधित है। उरोस्थी किससे संबंधित है? स्टर्नम से। और इसका दूसरा नाम क्या है? उरोस्थी को और भी क्या कहते हैं? स्टर्नम तो आपके सामने आंसर हो गया है, लेकिन उरोस्थी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लिपिड के पाचन में, लिपिड या वसा, लिपिड को क्या कहते हैं? वसा भी कहते हैं। लिपिड के पाचन में किस एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? क्या पूछा गया है? लिपिड के पाचन में किस एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है लिपिड या वसा के पाचन में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें? लिपिड के पाचन में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जैव उर्वरक का स्रोत कौन है? एजोला। ऑप्शन बी होगा इसका उत्तर। एजोला है एक जैव उर्वरक का स्रोत। बढ़िए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पूछा गया है मानव शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत। यकृत में होता है पित्त का निर्माण, क्योंकि यहाँ पर यकृत आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? यकृत। यकृत में निर्माण होता है किसका? पित्त का, इस प्रश्न के अनुसार। आइए अगले प्रश्न पर। एक सवाल है आप लोगों से कि पित्त का संचय कौन करता है? इसका जवाब दीजिएगा। पित्त का संचय कौन करता है? कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है या विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये दोनों ही रोग किससे होते हैं? विटामिन डी की कमी से। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। रतौंधी किससे होता है? कमेंट करके बताइएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इनमें से कौन शरीर में ऊतकों के निर्माण हेतु आवश्यक है? पूछा गया है इनमें से कौन शरीर में ऊतकों के निर्माण हेतु आवश्यक है या ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत हेतु कौन जिम्मेदार है शरीर में, या किसकी आवश्यकता होती है शरीर को ऊतकों के निर्माण या वृद्धि हेतु? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये थोड़ा इजी क्वेश्चन होगा
क्या राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? शरीर में ऊतकों के निर्माण हेतु आवश्यक। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। मानव शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। ऑप्शन दिए गए हैं डीएनए, किडनी, यकृत या फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न के अनुसार? इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा या लंग्स। ये क्या करता है? मानव शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्नों के उत्तर ऑप्शन के हिसाब से ही होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन में होगा और उससे संबंधित होगा वही उत्तर आपको बताया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर। मानव शरीर का अधिकतम भार बना होता है। मानव शरीर का अधिकतम भार बना होता है। किससे बना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर का अधिकतम भार बना होता है जल का। ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन बी जल। किससे बना होता है मानव शरीर का अधिकतम भार? ये बना होता है जल का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन। पूछा गया है हीमोग्लोबिन एक है, मतलब हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन के हिसाब से देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, क्या होगा इनमें से? ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर, ऑप्शन के हिसाब से अगर चलें तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है शरीर में, इसका कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, शरीर की बीमारियों से रक्षा करती है। शरीर की बीमारियों से रक्षा करती है। ऑप्शन दिए हैं आरबीसी, हेमोसाइनिन, डब्ल्यूबीसी या क्यूटिकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? शरीर की बीमारियों से या संक्रमण से रक्षा करती है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछा गया है, क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम। तो क्या होता है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम? आपको सारे विटामिन्स के रासायनिक नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थाइमीन होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करके बताइएगा साथियों। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या पूछा गया है? मनुष्य के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ये पूछा गया है आपसे प्रश्न में। ऑप्शन दिए है सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला और सिनेप्स। तो मनुष्य के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेरिब्रम। राइट आंसर क्या होगा इसका? सेरिब्रम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 साथियों, घ्रेलिन हार्मोन का स्त्राव होता है, या घ्रेलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? या ऐसा पूछा जाए कि घ्रेलिन हार्मोन का स्त्राव कौन करता है शरीर में? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा आमाशय। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। आमाशय से स्त्रावित होता है या निकलता है कौन सा? घ्रेलिन हार्मोन। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा किस गैस का अवशोषण होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं पौधे, किसका? प्रकाश संश्लेषण में। किसका करते हैं अवशोषण? कार्बन डाइऑक्साइड का। और एक बाई प्रोडक्ट या उत्पाद क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का? और कौन सा रंग अधिक अवशोषित किया जाता है प्रकाश से? ये आप कमेंट करके बताइएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र। और आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर किया गया है? तो काकीनाडा में। काकीनाडा में स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में। क्या? देश का पहला बायोडीजल संयंत्र। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न रोगों से संबंधित है। क्या बोला है इसमें प्रश्न में? पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो रोग किसके कारण होता है? और ऑप्शन क्या है? कवक, विषाणु और जीवाणु, या इनमें से कोई नहीं।
तो किसके कारण होता है पोलियो रोग? इसका राइट आंसर होगा आपका विषाणु। विषाणु के कारण होता है पोलियो रोग। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? इनमें से कौन सा जीवाणु के कारण नहीं होता है? इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? टाइफाइड, सिफिलिस, प्लेग और इबोला। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? इबोला। इबोला क्या है? एक वायरस जनित या वायरस से होने वाला रोग है। और इबोला नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये कमेंट करके बताइए। इबोला वायरस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? इनमें से कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है? क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है? कौन सा रोग है जो आनुवंशिक नहीं है इनमें से? ऑप्शन क्या है? वर्णांधता, रंजकहीनता, फाइलेरियोसिस या हीमोफीलिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइलेरियोसिस। फाइलेरियोसिस आनुवंशिक रोग नहीं है, जबकि वर्णांधता, रंजकहीनता और हीमोफीलिया ये तीनों क्या है? आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया को और क्या कहा जाता है? इसका एक दूसरा नाम भी दिया गया है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा यंत्र मानव शरीर के भीतरी भागों में रोगों की पहचान करने में उपयोग किया जाता है? यंत्र का नाम पूछा गया है कि मानव शरीर के भीतरी रोगों की पहचान करने में किस यंत्र का उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? ये होगा आपका एंडोस्कोप। एंडोस्कोप राइट आंसर होगा। एंडोस्कोपी द्वारा मानव शरीर के आंतरिक या भीतरी भाग के रोगों की पहचान या पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? एंडोस्कोपी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। और अभी वायरस का माहौल था, कोरोना वायरस का, तो उसके हिसाब से ये प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है या किस शहर में या किस राज्य में है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कहाँ पर है? ये पुणे में। कौन? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, महाराष्ट्र में। राज्य पूछे तो महाराष्ट्र, शहर का नाम दे तो पुणे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है रुधिर एक ऑप्शन पढ़िए। तंत्रिका ऊतक है, घ्राण ऊतक है, संयोजी ऊतक है या एपिथेलियम ऊतक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन सी पे चलेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। संयोजी ऊतक है कौन? रुधिर। रुधिर एक संयोजी ऊतक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25। परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता थे या परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? प्रश्न ऐसे टाइप से भी हो सकता है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, या परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता थे या परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे है परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता। कौन है? विलियम हार्वे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है? ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम है, या ल्यूकोसाइट को और क्या नाम से जाना जाता है या कहा पुकारा जाता है, या ल्यूकोसाइट को और क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ल्यूकोसाइट किसका दूसरा नाम है? तो ये है WBC का। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ल्यूको मतलब रंगहीन होता है। लैटिन या ग्रीक शब्द आपको पता होने चाहिए। जैसे फाइटो शब्द आता है तो वो संबंध उसका पौधों से होता है। पेट्रो आता है तो चट्टानों से होता है। इसी टाइप से यहाँ पर ल्यूको है तो वो रंगहीन चीज़ों से संबंधित होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? WBC वाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाएँ। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन फलों के मीठे स्वाद का कारण है? क्या पूछा गया है? फलों के मीठे स्वाद का कारण कौन है? तो कौन होगा? फ्रक्टोज होता है फलों के मीठे स्वाद का कारण। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जीवन का भौतिक आधार है या जीवन का भौतिक आधार कौन है। तो जीवन का भौतिक आधार कौन होता है साथियों? जीवन का भौतिक आधार होता है, ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन बी जीव द्रव्य। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो कौन है साथियों? ऑप्शन सी यकृत। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आज के आखिरी क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की मूलभूत इकाई, क्या पूछा गया है? कार्बोहाइड्रेट की मूलभूत इकाई होती है या कार्बोहाइड्रेट की मूलभूत इकाई क्या है? कार्बोहाइड्रेट की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा शर्करा। शर्करा होती है कार्बोहाइड्रेट की मूलभूत इकाई, जबकि ऑक्सीन और ग्रेलिन क्या है? ये हार्मोन है। और एमिनो एसिड किसका घटक है? प्रोटीन का। चलिए आज के 30 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं साथियों। जल्दी आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों साथियों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।